और यही वो पॉइंट होता है जिसके बाद ये प्लेन रेडार से गायब हो जाता है। यही इनमारसेट एक ऐसा खुलासा करता है जिससे सुन के सब शॉक हो जाते हैं। और यही टाइम था जब इस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने में आया। बात है 8 मार्च 2014 की, जब मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH307 जो टेक ऑफ करती है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात के करीबन 1:45 बजे। इसका डेस्टिनेशन बीजिंग चाइना था। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें फ्लाइट के मेन पायलट थे जहारी अहमद शाह, जो पूरे मलेशियन एयरलाइंस में सबसे एक्सपीरियंस्ड और कंपोज्ड पायलट थे। और को पायलट थे फरीक हमीद, जिनका ये फाइनल फ्लाइट था, जिसके बाद इन्हें लाइसेंस मिलने वाला था। जैसे ही फ्लाइट कुआलालंपुर के रेडार से बाहर निकलती है, वो तुरंत ही गायब हो जाती है। और यहीं से शुरुआत होती है एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री, जिसमें आज तक कोई प्रूफ के साथ डिकोड नहीं कर पाया है। पर इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी थियरीज बताऊंगा जो काफ़ी लॉजिकल और टेक्निकल है, और इस वीडियो में हम सारी थियरीज समझेंगे। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. Malaysian 370. Malaysian 370, radar good morning, climb flight level 25. तो 1:45 बजे प्लेन टेक ऑफ करता है कुआलालंपुर से। आसमान एकदम साफ था और प्लेन साउथ चाइना की डायरेक्शन में फ्लाई करता है। और एग्जैक्ट आधे घंटे के बाद चीजें बदलना शुरू हो जाती है। प्लेन मलेशियन एयर स्पेस की रेंज में से बाहर जा रहा था और वो एंटर कर रहा था वियतनामीज एयर स्पेस में। और कुआलालंपुर से ये वॉइस ओवर आता है, Malaysian 370. जिसके चलते फ्लाइट पायलट ये जवाब देते हैं, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysia. यही गुड नाइट काफी ज्यादा रहस्यमय बन जाता है, क्योंकि ये फ्लाइट से लास्ट रिस्पॉन्स था। इसके बाद फ्लाइट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इस लेन को क्रॉस करने के बाद इगारी एक मेजर चेक पॉइंट था, जिसे आप इस वीडियो के मैप के थ्रू समझ सकते हैं। और यही वो पॉइंट होता है जिसके बाद ये प्लेन रेडार से गायब हो जाता है। वियतनामीज एयर कंट्रोल कुआलालंपुर को इन्फॉर्म करता है कि प्लेन उनके रेडार में से गायब हो चुका है। आइडियली ऐसे सिचुएशन में कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इमीडिएट इमरजेंसी सिचुएशन पे रीच करना चाहिए था, पर 4 घंटे तक ये लोग कुछ नहीं करते। अब सुबह के 6:30 बज चुके थे और ये ऑफिशियल टाइम था फ्लाइट MH370 का बीजिंग में लैंड करने का। कुआलालंपुर बीजिंग के एयरपोर्ट से कनेक्ट करने का ट्राई करता है कि फ़्लाइट वहाँ पर लैंड हुई है या नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली 227 पैसेंजर्स लेकर जाने वाले ये प्लेन वहाँ पर लैंड ही नहीं हुआ था। और रेडार में भी कोई अता पता नहीं था कि आखिर ये प्लेन गया तो गया कहाँ। पूरे दुनिया में एक मिस्टीरियस माहौल बन चुका था, क्योंकि ऐसा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था। फ्लाइट पैसेंजर्स के फैमिली मेम्बर्स जो उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक में थे, क्योंकि एक भी पैसेंजर अभी तक दिखाई नहीं दिया और ना तो कोई मैसेज था कि फ़्लाइट डिले हुई है। इसी के चलते फैमिली मेंबर्स बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचकर अथॉरिटी से जवाब मांगते हैं, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। और यहाँ मलेशियन गवर्नमेंट एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करती है, जहाँ से प्लेन के सिग्नल्स रेडार गायब हुए थे। ये एक इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन था, जिसमें 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट मौजूद थे। और 10 मार्च को मलेशियन आर्मी को एक खबर पता चलती है कि MH370 इगरी से मुड़कर वापस मलेशिया की तरफ आई थी, और लास्ट लोकेशन जो थी वो करीबन रात के 2:20 पर अंडमान निकोबार आइलैंड के करीब था, जिसके बाद इसका कोई ट्रेस नहीं होता। पर यह रिपोर्ट में कंफर्म नहीं था कि ये फ्लाइट MH370 थी, क्योंकि ये जो सैटेलाइट रेडार सिस्टम होता है वो सिग्नल तो देता है कि यहाँ पर कुछ मौजूद है, पर वो ये नहीं बता पाता कि या तो ये फ्लाइट था या तो हेलीकॉप्टर था। अब इसी सब के बीच में ये केस एक काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट लेता है। इनमारसेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैरीटाइम सैटेलाइट। इनका मेजरली काम ये होता है कि समुद्री हिस्सों में जो भी प्लेन या शिप्स हैं उनके रेडियो सिग्नल्स को कैच करना, अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो। यही इनमारसेट एक ऐसा खुलासा करता है जिससे सुन के सब शॉक हो जाते हैं। प्लेन के डिसअपीयरेंस के 4 से 6 घंटे तक ये प्लेन कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था इनमारसेट को। अब आप सोचेंगे कि ये सैटेलाइट से रिस्पॉन्ड कर रहा था तो ये एयरपोर्ट से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहा था। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और डिटेल में जानना पड़ेगा एरोप्लेन के थोड़े टेक्निकल डिटेल्स, जिसे हम समझते हैं। देखिए, ये जो प्लेन का मॉडल था वो था बोइंग 777। इस प्लेन में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं ACARS, जिसका मतलब होता है एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। इसका काम होता है प्लेन के हर एक डिटेल्स सैटेलाइट को पहुंचाना, जैसे कि मेंटेनेंस की ज़रूर है या नहीं, कितना फ्यूल बचा है, ऑक्सीजन कितना बचा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ACARS प्रोवाइड करता है सैटेलाइट को।
अब इसी एकार से जुड़े हुए दो और हिस्से होते हैं जिसे कहते हैं सैटकॉम और VHF, जिसे आप अभी डायग्राम में देख सकते हैं। सैटकॉम का मतलब होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन और VFH का फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसका काम होता है चाहे प्लेन के अंदर रेडार सिस्टम बंद भी क्यों ना हो जाए, पर यह सैटेलाइट को अपना इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन बनाता है। यही डेटा से इनमार्सेट एक थियरी बनाता है जिसमें यह बताता है कि फ्लाइट ने जितने टाइम कम्युनिकेट करने का ट्राई किया था उसमें ये पॉसिबल इतने एरिया में होगा। अब ये जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था क्योंकि सैटेलाइट इसके सेंटर में था, पर वो कहते हैं कि प्रोबेबल इतने आर्क्स में प्लेन हो सकता है। इवेंचुअली यही डेटा पर से एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे बताया जाता है कि वहीं पर प्लेन क्रैश हुआ होगा और इसी एरिया को नाम दिया जाता है द 7th आर्क। अब तक काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट सर्च ऑपरेशन हुए थे इस प्लेन को ढूंढने के लिए। दुनिया के अलग अलग कंट्रीज सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट हुए पर वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। अब तक सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे वो सब ओशन के ऊपरी हिस्से में चल रहे थे, पर 2014 में ये सर्च ऑपरेशंस बंद कर दिए गए, ये जानकर कि अब तक तो प्लेन पानी के अंदर डूब गया होगा और इसी के चलते एक इंटरनल सर्च कंडक्ट होता है, पर इसमें भी कुछ नहीं मिलता है। इन सब के बाद जुलाई 2015 में प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा एक रियूनियन आइलैंड पे मिलता है जिसे ढूंढा था ब्लैन गिब्सन ने। इनका कहना था कि ये एक एडवेंचरर थे जिन्हें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। यही किरदार आगे जाके बहुत चर्चे में आता है जिसे मैं आगे बताऊंगा आपको। यही ब्लैन गिब्सन ओशनोग्राफर से बात करते हैं और काफ़ी पार्ट्स रिकवर करते हैं प्लेन के। अलग अलग जगह से प्लेन के टुकड़े मिलते हैं, आइलैंड रियूनियन हो गया, मडागास्कर हो गया, पर इन सब पार्ट्स में जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तब पता चलता है कि हर पार्ट्स पे प्लेन का एक यूनिक नंबर होता है जिसे प्लेन को डिसमेंटल करने पे ही मिलता है, वो इसके ऊपर मौजूद नहीं था, जिसके चलते ये बताया जाता है कि गिब्सन ये सब पार्ट्स अपने किसी कंट्री के इंस्ट्रक्शंस पे वहाँ पर जाकर प्लेस कर रहे थे। पर क्यों ही कोई ऐसा करेगा? 3 ऐसी थियरीज हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चे में थी, आइए उसे समझते हैं। सबसे पहली थियरी जो है वो ये बताई जाती है कि ये सब पायलट ने खुद किया था। जेफ जो कि एक एविएशन जर्नलिस्ट है वो बताते हैं कि ज़हारी अहमद उसे मास मर्डर करना था जिसके चलते उसने ये काम किया। अब क्रोनोलॉजी में समझते हैं कि हादसा कुछ ऐसे हुआ। फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद जब ये मलेशियन एयर स्पेस से बाहर जाता है, ज़हारी अपने को पायलट को कॉकपिट से बाहर भेजता है कॉफ़ी लाने के बहाने और डोर अंदर से लॉक कर देता है। और यही टाइम था जब इस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने में आया। ज़हारी प्लेन के सारे वो डिवाइसेस जिसे रेडार में दिख पाए वो बंद कर देता है ताकि कोई भी उन्हें ट्रेस ना कर पाए। वहीं से जहाँ से प्लेन गायब हुआ था वहाँ से ज़हारी यू टर्न लेता है और मलेशियन और थाईलैंड की बॉर्डर के बीच में से क्रॉस करता है ताकि मलेशिया को ये लगे कि प्लेन थाईलैंड का है और वाइसे वर्सा। अब प्लेन को यहाँ से पिनांग आइलैंड तक लेकर जाता है और प्लेन के अंदर एक पॉइंट था जहाँ से सारा ऑक्सीजन बाहर चले जाए वैसे ओपन कर देता है और ऑक्सीजन जो लोगों तक पहुँचे वो भी बंद हो जाए। इवेंचुअली 20 मिनट के अंदर सारे पैसेंजर डीकॉम्प्रेशन की वजह से या तो अनकॉन्शियस हो गए या तो मर गए। अब पिनांग आइलैंड से ये एक वापस टर्न लेते हैं साउथ इंडियन ओशन की तरफ, जहाँ पर फ्लाइट को ऑटो पायलट पर डालकर ये खुद भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं और प्लेन सीधा साउथ इंडियन ओशन के एक डीप पॉइंट में जाकर क्रैश हो जाता है। इस थियरी को सिर्फ 2 ही टेक्निकल पॉइंट्स कवर करते हैं। एक के पायलट के घर पे एक फ्लाइट सिमुलेटर था, उसी में इन्होंने सेम रूट ट्राई किया था। इसे रिकवर किया था FBI ने, पर FBI ने कोई प्रूफ पब्लिक नहीं किया था, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा शक होता है ज़हारी पर। दूसरा कवर अप है कि कॉकपिट के ऑक्सीजन को इमरजेंसी में ज़्यादा भरवाया गया था उसी दिन, क्योंकि ज़हारी अंदर का ऑक्सीजन बंद कर खुद लंबे टाइम तक ऑक्सीजन पर रह सके। लोग कहते हैं ये थियरी में सबसे बड़ा हाथ है USA का और ये USA ने ही क्रिएट किया था। दूसरी थियरी भी जेफ ने ही बताई थी। इस थियरी में वो बताते हैं कि प्लेन को हाईजैक किया था रशियंस के ज़रिए, क्योंकि फरवरी 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे जंग छेड़ दी थी उसे कवर अप करने के लिए। ये बताते हैं कि 3 रशियन लोग उस दिन मौजूद थे फ्लाइट में, जिसमें एक टॉयलेट में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है और दूसरा वही डोर खटखटाकर क्रू मेंबर्स का ध्यान अपने तरफ करता है। और उसी समय तीसरा रशियन फर्स्ट क्लास के गेटवे से प्लेन के अंदर के हिस्से में जाता है और सैटकॉम को बंद कर देता है और लैपटॉप से ये पूरे प्लेन को कंट्रोल करता है और कजाकिस्तान के एक रिमोट एरिया में ये फ्लाइट को लैंड करवाता है ताकि पूरा ध्यान मीडिया का जो रशिया क्रीमिया इन्वेजन पे था उसके बदले इस फ्लाइट के डिसअपीयरेंस पर चले जाए। हालांकि इस थियरी की वजह से जेफ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है मीडिया के तरफ से और रिसर्च ये भी बताती है कि फ़्लाइट में तो सिर्फ एक ही रशियन मौजूद था। ये जो थियरी है ये सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है। इस थियरी को डिकोड किया था फ्लोरेंस ने, ये एक फ्रेंच रिपोर्टर थी। इनका कहना था कि एक पूरा प्लान्ड एक्शन था जिसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है USA।
क्यों, पर आइए समझते हैं। जिस दिन फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी उसके थोड़े टाइम पहले एक कार्गो अर्जेंट में यूएस फ्लाइट में चढ़ता है और चौंकाने वाली बात यह है कि उस कार्गो में एक्सरे मशीन से चेक भी नहीं किया था और उसे अर्जेंटली डालने में आया था। इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि 2400 किलो का इस कार्गो में लिथियम बैटरी मौजूद थी और यूएसए को नहीं चाहिए था कि ये कार्गो चाइना के पास पहुंच जाए। इस कार्गो में यूएसए की एरियल स्टील्थ ड्रोन टेक्नोलॉजी थी जो चाइना के पास नहीं जाने देना था और उसी के चलते यूएसए ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अब कैसे यह हादसा हुआ, आइए क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझते हैं। जिस समय MH370 एयर स्पेस में था उसी समय यूएसए के 2 एवॉक्स प्लेन भी उसी एयर स्पेस में मौजूद थे। स्पेस में थे, ये इंटेल उन्हें फ्लाइट अटेंड करने वाले सदस्यों के फैमिली मेंबर के थ्रू मिली थी, जिसे रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बताया था। अब एवॉक्स प्लेन होते हैं, उसमें ये जो सिग्नल वाला हिस्सा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि सिग्नल्स जाम कर दें, जिससे पूरे MH370 के सिग्नल्स भी जाम हो सकते हैं और उसे राडार में से गायब भी कर सकते हैं। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। जब MH370 मलेशियन एयर स्पेस में था तब 2 एवॉक्स प्लेन MH370 को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और वो MH370 को बोलते हैं कि प्लेन को इमीडिएटली लैंड करवाए, पर ज़हारी इस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करते हैं और माना जाता है इसी के चलते मिसाइल शॉट करके MH370 को गिराने में आया साउथ चाइना सी में। आज इस बात को 10 साल हो गए हैं, पर आज भी ये सिविल एविएशन इंडस्ट्री का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है, क्योंकि आज तक कोई फुल प्रूफ एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है कि आखिर 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स वाली ये फ्लाइट MH370 को एक्चुअल में हुआ क्या था।